अस्सलाम वालेकुम। एक नए एपिसोड में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को अवाम ने एक बार फिर अपना सदर मुंतखब कर लिया है। एक टर्म के गैप के बाद वो दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं और इस इंतखाब के बाद ये नताइज आने के बाद पाकिस्तान में बहुत सी बहस चल पड़ी है, बहुत बहस चल रही है कि क्या अब इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो पाएगी। इमरान खान की रिहाई तो जो मुकदमात हैं उन पर कायम, उनके ख़त्म होने किसी अंजाम तक पहुँचने से ही मशरूत है, अगरचे उसके पीछे महरक़ात कुछ भी हों। आज उन पर जो दो मुकदमात बाकी हैं, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना 2, दोनों में बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट सामने आई हैं। वो आपके सामने रखेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात, एक कहानी छोटी सी जो बड़ी सबक आमोज़ है। आज से तकरीबन 2 माह पहले एक खबर आई और आपने भी सुनी होगी कि अमेरिका के एक जज ने डोनाल्ड ट्रंप पर कायम क्रिमिनल मुकदमे की, फौजदारी मुकदमे की कार्रवाई ये कहकर रोक दी कि अब आम इंतखाबात मुल्क में करीब हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक लीडर हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो इनको सज़ा देने से या इनके खिलाफ कार्रवाई चलाने से आम इंतखाबात पर असर पड़ सकता है। लिहाजा इस मुकदमे की कार्रवाई को आम इंतखाबात तक रोका जाता है। उसका असर ये हुआ कि आज डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में मौजूद थे और अमेरिकी अवाम जो उन्हें अपने लीडर के रूप में देखना चाहते थे, उनके पास मौका मिला उन्हें कि वो उन्हें वोट करें और मुंतखब करें। डोनाल्ड ट्रंप को कई तरह की मुश्किलात का सामना रहा, कई मुकदमात उन पर कायम थे, उन पर कातिलाना हमले भी हुए, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई। अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जब 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी, 13 जनवरी इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक आखिरी दिन था जब कागजात नामजदगी जमा होने थे और एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका केस उसी दिन लगा लिया गया। 13 जनवरी का हफ्ते का दिन था जब आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे की समाअत नहीं होती, वहाँ पर केसेस नहीं सुने जाते। 56,000 केसेस उस दिन वहाँ पर ज़ेर इंतवा और भी थे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौर था और वो मुकदमा फिक्स हुआ। जुमे के दिन उसकी समाअत हुई तो पीटीआई के वकील ने कहा, सारी चीज़ सामने रखी कि इस तरह इलेक्शन है, कागजात नामजदगी जमा होने जा रहे हैं, आप इस केस की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दें तो मैं आपके सामने दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने धमकी आमेज लहजे में कहा कि अगर आपको इल्तवा चाहिए तो मैं पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला मुअत्तल कर दूंगा जिसके नतीजे में आपका इंतखाबी निशान आपको वापस मिला है, यानी आप इंतखाबी निशान के बगैर ही जाएंगे इलेक्शन में। इल्तवा नहीं दिया गया और फिर हफ्ते के दिन, जैसे मैं आपको बताया, 13 जनवरी जो आखिरी दिन था कागजात नामजदगी जमा कराने का, और उस दिन 56,000 और केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने, जी हाँ, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने, रजिस्ट्रार ने नहीं, किसी स्टाफ ने नहीं, उन्होंने ओपन कोर्ट में अपने मुंह से बोल के ये कहा था कि हम कल छुट्टी के दिन भी इस केस की समाअत करेंगे। हफ्ते के दिन अदालत बैठ गई, पूरा दिन ये केस सुना गया। इलेक्शन कमीशन साथ साथ वक्त बढ़ाई जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो। पीटीआई के तमाम मुल्क भर में सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जितने भी टिकट होल्डर थे वो देख रहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि कोई फैसला आए और उसके बाद हम जाके हमें पता चले कि हमने बल्ले का इंतखाबी निशान जमा कराना है, क्या उसके ऊपर हमने अप्लाई करना है या फिर पार्टी से कोई और हिदायत आएंगी उस पर जाएंगे। ये कन्फ्यूजन पैदा की गई। पहली बात जो 13 जनवरी का बड़ा शार्ट सा कह दिया जाता है ना, 13 जनवरी का फैसला जिसके नतीजे में पीटीआई बल्ले से महरूम हुई और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो साबिक हैं वो कह गुजरते हैं कि जी मेरे तो जस्ट केस का फैसला सुनाया था। नो, हफ्ते के दिन छुट्टी के रोज 56,000 पेंडिंग केसेस छोड़ के कागजात नामजदगी जमा होने की आखिरी तारीख को आपने पूरा दिन ये केस सुना और रात 12 बजे जाकर आपने फैसला सुनाया, बल्ला भी छीन लिया और कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख भी गुजर गई। जो आप चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपने दौर में कहते रहे हैं आखिरी दिनों में कि पीटीआई के पास उसके बाद भी वक्त था 8 फरवरी से पहले इलेक्शन करा लेती, उसका फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा कराने की और इंतखाबी निशान जारी लाट होने की तारीख वो थी जिस दिन आपने पीटीआई को रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट बिठा रखा। यह है अमेरिका का और पाकिस्तान का फ़र्क नाजरीन। इसलिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जितना दौर था उसका मुतनाज़ा रहा, उसके बाद वो कंट्रोवर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ सकी और शायद ताउम्र नहीं छोड़ेगी। इसी दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने साइफर के केस में ज़मानत दी इमरान खान को, एक बेंच में वो शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने एक और केस के दौरान जिसमें गालिबन शेख रशीद के कागजात का मामला था या किसी का ज़मानत का मामला था, ना शाह महमूद कुरैशी का, एग्जैक्टली साइफर केस में,
तो उन्होंने पूछा क्या ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बताया गया जी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो जस्टिस अतर उन्नाला ने एक रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन लड़ना अपने आप में एक वजह है, ज़मानत की ग्राउंड हो सकती है। इस पर पाकिस्तान में उनको इमरानदार जज के अलकाबात दिए जाते रहे कि जी इनको बड़ी उनके इलेक्शन की फ़िक्र है। यस, आईनी अदालत के जज को ये फ़िक्र होती है। यह अमेरिका में भी हुई और उसका समराज वहाँ के अवाम को मिला है, वहाँ की जमहूरियत आगे बढ़ी है। पाकिस्तान में ये सिलसिला रुक गया था। सिर्फ इतने रिमार्क्स आए थे कि इमरान खान भी अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ, तो जब तक कानून का ये असूल है कि जब तक जुर्म साबित न हो, जिस पर इल्ज़ाम होता है उसको मासूम तस्वुर किया जाता है। इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी का प्रिंसिपल, इसके ऊपर भी बड़ा वावेला मचा कि ये रिमार्क्स क्यों दिए गए। आज शायद सारे लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि इसका असर क्या होता है। आज पाकिस्तान में देख लें क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पर लोगों ने उसे अपना लीडर मुंतखब कर लिया और अब पूरा सिस्टम उस लीडर के साथ खड़ा हो जाएगा और मुल्क आगे बढ़ जाएगा। इलेक्शन एक दिन का एपिसोड समझकर भूल लिया जाएगा। इलेक्शन कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ, ट्रंप हार भी जाते, अब इलेक्शन कंट्रोवर्शियल नहीं होना था अमेरिका का। पाकिस्तान में उसके बाद जो हुआ वो एक तारीख है। खैर आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बिल आखिर 37 के करीब समातों के बाद आज इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने नैब के तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल कर दी। इम्कान ये था कि शायद इसको मजीद खींचा जाएगा, 1-2 हफ्ते लिए जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो पहले बरीयत की दरखास्त डिसाइड कराना चाहेंगे, लेकिन ट्रायल कोर्ट में आज उन्होंने ये जरा मुकम्मल कर ली और अब एहतसाब अदालत ने 8 तारीख मुकर्रर कर दी है, उनका बयान लिया जाएगा। मुकदमा जो भी होता है क्रिमिनल, उसमें पहले शवाहिद मुकम्मल होते हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो होती है वो शवाहिद मुकम्मल होने की स्टेटमेंट देती है। आज नैब ने वो स्टेटमेंट भी दे दिया है कि हमने मजीद शवाहिद पेश नहीं करने। 56 से ज़्यादा पहले गवाहान शामिल थे, लेकिन बाद में कुछ गवाह गिव अप किए और 35 के करीब कुछ गवाहान जो है उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद नैब ने कहा कि ये इनफ है हमारा चार्ज साबित करने के लिए। चार्ज क्या है इसके ऊपर भी बात कर लेंगे मुख्तसरन, और जब फैसला आएगा तो डिटेल भी करेंगे, या उससे पहले कोशिश करेंगे कि मुकम्मल इस केस का पस मंज़र भी रखें। कोशिश तो थी कि आज भी किया जाए, लेकिन फ़िलहाल हम थोड़ा इसको पेंडिंग रख लेंगे। लेकिन मैं आपको सरसरी ये बता दूं कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुनियादी परसेप्शन ये बनाई गई थी, परसेप्शन ये थी, तासुर ये था कि शायद बरतानिया ने कोई पैसे रिकवर किए हैं पाकिस्तान के और बरतानिया की गवर्नमेंट या बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के पास थे। उसने वो पैसे पाकिस्तान की स्टेट को मुंतकिल किए और इमरान खान ने अपने दौर में वो पैसे उठा के मलिक रियाज की तरफ से एक और पेनल्टी के मद में अदा कर दिए। अगर आप भी आज तक यही सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नैब ने जो केस बनाया है उसमें ये चीज़ शामिल नहीं है कि हुकूमत बरतानिया ने या NCA ने कभी कोई पैसे पाकिस्तान मुंतकिल किए हों। हालांकि आपके साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक और केस के जो बैरियर टाउन का केस था उसमें उसके फैसले में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक लिख के चले गए कि ये तो पीटर को लूट कर पॉल को देने वाली बात थी और ये तो पैसे जब्त हो गए थे। हालांकि उनके सामने रिकॉर्ड पेश किया गया था मशरक बैंक का कि ये पैसे जब्त नहीं हुए थे, फ्रीज हुए, फिर डी फ्रीज हुए, और NCA के कॉन्शियस नॉलेज में चीज़ थी कि ये पैसा पाकिस्तान जा रहा है और ये पैसा मलिक रियाज फैमिली उनकी बहू मलिक रियाज की अपने ज़ाती अकाउंट से पेनल्टी के माध्यम में भेज रही थी। अगर आप के जहन में अभी भी यह है कि इमरान खान ने शायद 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल अपने पास 190 मिलियन पाउंड अपने पास रखे और वो वापस लेने हैं, तो ये भी गलत है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मलिक रियाज फैमिली के लोगों ने अपने अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट में तयशुदा मुआहदे के तहत मुंतकिल किए थे, जो उस वक्त अकाउंट खोला गया था कि जिसमें आपने सिंध गवर्नमेंट को जो उनसे ज़मीनें ली और आप पैसे नहीं दे रहे, वो पैसे आपने अदा करने हैं और पैसे सुप्रीम कोर्ट अमानत रखेगी और बाद में सिंध गवर्नमेंट को चले जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने उसमें जो अमूमी तासुर बना हुआ था उस पर जाते हुए 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के जो पैसे थे, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में कुछ जो मलिक रियाज फैमिली ने अपने ज़ाती अकाउंट से ट्रांसफ़र किए थे, ऑफकोर्स NCA से डील के बाद वो वफाकी हुकूमत को दे दिए। अब नैब ने जो केस बनाया हुआ है उस केस में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ऑब्जर्वेशन को एक खाली ग्राउंड बनाया है कि जी वो कहते हैं कि ये तो पीटर को लूट कर पॉल को दिया गया। वो रकम जो थी अब वफाकी हुकूमत के पास है, पहले सुप्रीम कोर्ट के पास थी, उससे पहले मलिक रियाज फैमिली के पास थी। इमरान खान और इन सारे लोगों पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि इन्होंने NCA को चीट किया और धोखाधड़ी की और अवाम का ट्रस्ट जो है ना वो मुतासर किया एज पब्लिक ऑफिस होल्डर, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की और मलिक रियाज लोगों को ये पैसा
पेनल्टी की मद में अदा करने का मौका दिया बरतानिया से, और शायद ये कोई क्राइम है, जबकि ये क्राइम अभी बरतानिया में इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। वहाँ पर पहले अगर क्राइम इस्टेब्लिश हो जाता, उसके बाद पाकिस्तान उस रकम को क्लेम कर सकता था। जो मौक़िफ़ ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान, शहजाद अकबर और इन लोगों का मौक़िफ़ है। और शहजाद अकबर ने जो इनिशली आपने जवाब भेजे थे नैब को, उसमें उन्होंने ये भी वाज़े किया था कि ये रकम असल में अली रियाज मलिक और हसन नवाज शरीफ के दरमियान एक मायदा था कि उन्होंने उनसे फ्लैट ख़रीदना था लंदन में, वन हाइट पार्क लंदन, जो उसका टाइटल है फ्लैट का, उसकी मद में ये रकम वहाँ पर मुंतकिल की गई थी, और फिर ये दोनों के अकाउंट्स फ्रीज़ हुए। खैर ये एक लंबा चैप्टर, लेकिन मैं आपको इसकी इन डेप्थ चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अब इसके एविडेंस जो है वो मुकम्मल हो चुका है, गवाहान जो है वो पेश होते रहे, उन्होंने अपने बयानात दिए, और इसमें जो असल इल्ज़ाम वो यह है कि काबीना से धोखाधड़ी के ज़रिए मंजूरी ली गई इस सारी चीज़ की कि ये ट्रांजैक्शन मलिक रियाज फैमिली सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कर सकती है, और वो बंद लफाफा मंजूरी थी, पूरी काबीना ने वो मंजूरी दी थी, और उसमें से मुल्ज़म बनाया गया है सिर्फ इमरान खान को और शहजाद अकबर को, और कहा गया कि शहजाद अकबर ने धोखे से बेसिकली ये डॉक्यूमेंट सामने टेबल करवाया था। पूरी काबीना से गवाह नैब ने जो बनाए थे, पेश तो नैब ने सारों को बुलाता रहा और पेश होते रहे, लेकिन एंड पे जब उन्होंने गवाहों की फहरिस्त दी तो उसमें मैंने देखा कि उसमें सिर्फ नदीम अफजल चंद ने, जुबैदा जलाल साहिबा हैं और परवेज़ खटक ने। नदीम अफजल चंद ने कहा जी कि मैंने कोई गवाही नहीं देनी किसी सियासतदान के खिलाफ, मैं जिनका मानने वाला हूँ वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। अच्छा, फिर इसके अलावा परवेज़ खटक पेश हुए और जुबैदा जलाल साहिबा पेश हुई। परवेज़ खटक ने जो बयान दिया वो अलग कंट्रोवर्सी थी। परवेज़ खटक ने बजाय इसके कि ये बता दे कि हाँ मैंने देखा कि काबीना में शहजाद अकबर और इमरान खान ने ये किया, और परवेज़ खटक ने कहा कि मुझे तो नैब के तफ्तीशी ने बुलाया और उसने बताया जी कि ये हुआ। बाद में परवेज़ खटक दरखास्तें देते रहे कि मैंने अपना बयान तब्दील करना है, वो बयान तब्दील नहीं हुआ। एक जुबैदा जलाल साहिबा रह गई उनका। तो ये केस जो है मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का था। नैब तरामीम बहाल हुई तो इमरान खान लोगों का मौक़िफ़ था कि अब ये चीज़ चूँकि इसमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, हमने माली शवाहिद नहीं लिए। नैब का ये मौक़िफ़ था कि इन्होंने असल में मलिक रियाज फैमिली से अलकादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन ली है और उसके बदले में उन्हें यह सहूलत दी है। अब अलकादर ट्रस्ट की जो ज़मीन है, जो नैब की तरफ से गवाह पेश हुए, अलकादर ट्रस्ट के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन्होंने अदालत को ये बताया कि ये सिर्फ ट्रस्ट के लिए है और इसका कोई माली फ़ायदा इमरान खान या बुशरा बीबी को नहीं जा रहा, ना फ्यूचर में जा सकता है। अगर ये ट्रस्ट कभी ख़त्म हो जाती है तो ये रकम किसी और ट्रस्ट को मुंतकिल हो जाएगी, ये मुआहदा है। इस CFO के बयान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान को ज़मानत देते हुए इसी केस में ये लिखा था कि अब ये केस फर्दर इंक्वायरी का है, मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए कि माली फ़ायद कोई हैं या नहीं CFO के बयान के बाद। लेकिन चूंकि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज का ऑब्जर्वेशन उनकी मौजूद है कि पीटर को लूट के पॉल को दिया गया, एविडेंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन मौजूद है, तो लिहाजा आप इसको ले जाए, और मजीद इंक्वायरी नहीं हुई, उसी केस को मुकम्मल किया गया। अब इस पर हतमी बयानात जो है वो लिए जाएंगे, बयान लिए जाएंगे इमरान खान और बुशरा बीबी का, उनको सवालनामा अदालत देगी, उनमें सवाल पूछे जाएंगे। उसमें यह भी सवाल होता है कि आप अपने हक़ में दिफा पेश करेंगे या नहीं। मेरी इतलात ये है कि इमरान खान अपने हक़ में दिफा पेश करने का इरादा रखते हैं। कम अज़ कम 1-2 रोज़ पहले तक यही अपडेट थी कि वो अपने हक़ में दिफा पेश करेंगे। इस केस में गवाह भी पेश करना चाहेंगे, और वो गवाह अगर पेश हुए तो फिर ज़ाहिर है उन पर नैब को भी जरा करनी होगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 हफ्ते इस केस में लाजमी इमरान खान के वकला चाहेंगे कि मज़ीद गुजारे जाएँ, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरीयत की दरख्वास्त पर एक समाअत लाजमी हो जाए। तो एविडेंस वो अपने हक़ में पेश कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हतमी दलाइल होंगे दोनों साइड के। तो हफ्ता 1.5 या 2 इस केस में अगर बहुत स्पीड से ना चलाने की कोशिश की जाए कि डे टू डे समातें शुरू हो जाएँ तो लग सकते हैं, आराम से लग सकते हैं। अगर वकला चाहें तो खींच सकते हैं। तो ये तो इस केस में जी अब 8 तारीख को हतमी जो बयान होता है 342 का बुशरा बीबी और इमरान खान का, वो लिया जाएगा। वैसे इस केस से जुड़ी एक और दिलचस्प चीज़ आपको बताऊं, नैब का इल्ज़ाम यह है कि शहजाद अकबर ने एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह होते हुए NCA के साथ खतो किताबत की और उनको चीट किया। वो खतो किताबत का रिकॉर्ड कहाँ है? नैब ने अपने इसी केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा है कि वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, वो रिकॉर्ड गुम हो गया है और इंक्वायरी हो चुकी है कैबिनेट डिवीजन में। वो रिकॉर्ड शहजाद अकबर और उनके साथ ज़िया मुस्तफ़ा नसीम होते थे, एडवाइज़र एसेट रिकवरी यूनिट के एक्सपर्ट के तौर पर जिनको रखा गया था, वो दोनों गायब कर गए।
ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। तो वो रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में बहुत से इम्कानात हैं कि ये केस हाई कोर्ट की सतह तक जब पहुँचे, बाकायदा अगर अपील में भी पहुँचता है, तो ये केस उससे आगे का नहीं है। ये एक ना एक दिन इसमें बरियत हो जानी है। और ज़ाहिर है एविडेंस उस तरह का नहीं है। एविडेंस अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से हासिल किया जाता और मुलज़म सबको बनाया जाता जो जो इसमें बनते हैं, और बेसिक क्वेश्चन अगर इसमें ये शामिल किया जाता कि क्या ये रकम कब किस सन में पाकिस्तान की है, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, तो कब लूट कर बाहर लेकर गई, ना ये सवाल पूछा गया, ना इसका जवाब इस केस में शामिल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वीक एविडेंस का केस है और एक ना एक दिन इसमें बरियत हो जाएगी। नैब को जितना मैंने कवर किया है, नैब केसेस में ये होता है। वाइट कॉलर क्राइम में तो वैसे ही साबित करना मुश्किल है, और ऐसी अगर थोड़ी सी जल्दी में आपने केस बनाया हो तो और मुश्किल हो जाता है। तोशाखाना 2 में जी ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरा जो केस है वो आप मुकर्रर कर दी है। 11 नवंबर को वो मुकर्रर है। तो 1 से 2 हफ्तों के दौरान अगर मुमकिन हो तो अदालती फैसलों से भी इमरान खान रिहा होकर बाहर आ सकते हैं। बाकी सारे केसेस ऐसे नहीं हैं उनके ऊपर जिनमें वो ज़्यादा अरसा अंदर रह सकें। बाकी ऐसे केसेस हैं, ऐसी FIRs हैं कि जिनमें कुछ पेशियाँ इधर उधर आने जाने से वो ज़मानतों में भी डाल सकते हैं। तो एक बड़ा लीगल प्रोसेस से भी इमरान खान की रिहाई का इम्कान मौजूद है, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को भूल भी जाएं तो। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। कई और सुलगते हुए केसेस इमरान खान पर मौजूद हैं। देखते हैं आप हालात किस तरफ जाते हैं। कल से आइनी बेंचेस पर हलचल का इम्कान मौजूद है, अहम केसेस लग सकते हैं। अब देखते हैं आइनी बेंच कैसे काम का आगाज़ करते हैं, कौन से केसेस टेकअप करते हैं। कल काफ़ी केसेस फिक्स हो सकते हैं। जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास एक का होता है तो शायद दूसरी का भी होगा, और ये सारे केसेस मुकर्रर हो सकते हैं। आपको अपडेट रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।